दोस्तों, आज का विषय जो मुझे बोलने के लिए बोला गया है कि अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ख़ास तौर से हमारा जो बॉर्डर्स है, उसके आसपास पड़ोसी देश है, उसके बारे में हम कुछ चीज़ें तथ्य आपके सामने रखें। पहले मैं दो चीज़ों के लिए माफ़ी मांगूंगा। एक तो है, बूढ़े लोगों को फेसबुक में लाना बड़ा मुश्किल है, तो इसीलिए कुछ अगर भूल चूक हो जाती है तो पहले से ही मैं आपसे माफ़ी मांगना चाहूँगा। और दूसरी बात, बंगाली होने के नाते मेरे हिंदी में कुछ चीज़ें ज़रूर गड़बड़ा जाती है, उसके लिए पहले ही आपसे माफ़ी मांग के मैं रखता हूँ और उससे बातें शुरू करना चाहूँगा। तो पहली बात तो ये है कि आज अगर हम हमारी अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य को देखें तो यह है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनमें से बांग्लादेश को छोड़ के करीब करीब सभी देशों के साथ हमारा तनाव है। इसमें मैं बर्मा को नहीं गिन रहा हूँ, म्यांमार को नहीं गिन रहा हूँ कि वो थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है तो उसका उतना हमारी करीबी संबंध नहीं है। बॉर्डर हालांकि ज़रूर है हमारे उसके साथ। तो चार जो देश है, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन और नेपाल, ये चार मुल्क है जिसके साथ हमारे संबंध रहते हैं। कुछ संबंध थोड़ा गर्मी हो जाती है, कुछ बैर भाव होती है और कुछ के साथ हम कहते हैं कि दोस्ती है। तो इसमें पहला सवाल तो ये है कि इस वक्त हमारी इन जो संबंध है इसको किस नज़र से हमें देखना चाहिए, क्या स्थिति है। तो पाकिस्तान के साथ तो आप जानते ही हैं, तनाव चलता रहता है और इस वक्त तनाव काफ़ी ज़्यादा भी है। हमने वो सर्जिकल स्ट्राइक की बात भी कही, तो कश्मीर लेके तनाव काफ़ी है। इसके साथ साथ चीन के साथ लद्दाख में हमारी झड़प हुई है, सबको मालूम है, और इसके लिए इस वक्त चीन के साथ भी हमारा काफ़ी तनाव है। तीसरी जो मुल्क है, तीसरा मुल्क जो है नेपाल है, उसके साथ भी इस वक्त तनाव है। हालांकि हमारे बीच में काफ़ी दिनों से बहुत अच्छे संबंध रहे, पर संबंध पे एक चीज़ हमेशा रही है कि नेपाल ये समझता है कि हमारे बिना, भारतवर्ष के बिना उनका गुजारा नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर उनके संबंध हमारे साथ है, गहरा संबंध है, आने जाने का संबंध है, और उसके साथ साथ अभी तक इकोनॉमिक जो टर्म्स है सबसे ज़्यादा हमारे साथ ही है। सामान जो जाता आता है नेपाल में वो हमारे ज़रिए ही होता है, तो इसीलिए हमारे 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 साथ उनका संबंध काफ़ी ज़्यादा है। अब बहुत सारे नेपाली हमारे यहाँ आके काम भी करते हैं, हमारे यहाँ जाना आना के लिए पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, और कल्चरल भी काफ़ी हमारे संबंध रहे हैं। पर इसके साथ साथ हमें साफ नज़र रखना चाहिए इस बात पे कि नेपाल हमें एक बिग ब्रदर के तौर पे, और अगर आम शब्दों में कहें वहाँ पर हमें एक करीब करीब एक साम्राज्यवादी मुल्क के नज़र से देखता है कि शायद हम उन पर ज़्यादा हावी होना चाहते हैं, उनको कंट्रोल करना चाहते हैं, और इसके लिए काफ़ी उसमें रिसेंटमेंट, काफ़ी उनमें क्या कहते हैं, गुस्सा उनके जनता के बीच में भी बीच बीच में आता है। मैं इसके बारे में थोड़ा बाद में आऊँगा। पर इस वक्त हमें हमारा नेपाल के साथ भी एक बॉर्डर के एक पार्ट को लेके वहाँ पर भी झगड़ा चल रहा है, और नेपाल इस पर काफ़ी सख्त रूप अपनाया है। ख़ास तौर से हमारी जो सड़कें जा रही है उस इलाके से, उन्होंने कहा कि उनके बॉर्डर क्रॉस करके जा रही है, तो बॉर्डर कहाँ है इसको लेके नेपाल के साथ भी हमारा एक इस वक्त विवाद खड़ा हुआ है, जो बहुत सालों से ऐसा कोई था नहीं विवाद। ये एक नया चीज़ शुरू हुआ है, ख़ास तौर से एक सड़क जो हमने एक जगह से बनाया है, तो उसको लेके एक बहस वहाँ पर काफ़ी चल रहा है इस वक्त, और हमारा संबंध इस पर बिगड़ा है। चौथा जो देश है बांग्लादेश, उसके बारे में ये भी सोचिए कि बांग्लादेश के साथ हमारा इस तरह का कोई बॉर्डर डिस्प्यूट तो है नहीं, बल्कि
बॉर्डर पूरी एकमात्र देश है जिसपे बॉर्डर पूरी तरह से सेटल हो चुकी है, क्योंकि दोनों तरफ बैठ के मैप्स एक्सचेंज करके पूरा बॉर्डर पर कोई बहस की गुंजाइश नहीं छोड़ी है। इसीलिए बॉर्डर का वहाँ पर कोई विवाद नहीं है, विषय इस वक्त नहीं है। पर जो हमारे यहाँ पर जो अंदरूनी परिस्थिति रही है, जिसमें आप जानते हैं सीएए, एनआरसी, एनपीआर लेके हमारे यहाँ कितनी बहस हुई है, तो उस पर आपको याद होगा हमारा होम मिनिस्टर अमित शाह ने तब करार दी थी कि घुसपैठियों को हम देख लेंगे। एक घुसपैठिया तो दीमक है जो हमारे देश को खा रहे हैं। तो वो साफ साफ जो बात कही जा रही थी वो था बांग्लादेशियों के ऊपर। तो बांग्लादेशियों को दीमक कहना और कहना कि घुसपैठियों को हम निकाल बाहर करेंगे, ये चीज़ बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा धक्का था। और जो उनकी जो हमारे यहाँ मित्र हैं, उन्होंने कहा था इस तरह के बातें करके हिंदुस्तान, भारतवर्ष, उनके अंदरूनी जो मुस्लिम सेक्टेरियन मनोभाव है तो उनको बढ़ावा दे रही है, न कि सेक्युलर फोर्सेस को। तो सेक्युलर फोर्सेस को बांग्लादेश पे हम कमज़ोर करते हैं जब हम ऐसे बयान देते हैं। तो ये हमारी मोटा मोटा जो तस्वीर है ये है। मैं इस पर बारीकी से थोड़ा और बाद में आऊँगा। पर उसके साथ साथ हमें और भी देखनी पड़ेगी कि फॉरेन इंटरनेशनल रिलेशंस जो है उसको हम किस नज़रिए से, एक मार्क्सिस्ट होने के नाते, वामपंथी होने के नाते, किस नज़रिए से देखते हैं। क्या अंतर्राष्ट्रीय जो पॉलिसीज़ होते हैं, जो फॉरेन पॉलिसीज़ होते हैं, वो क्या सिर्फ देशों के बीच में होते हैं या उसके साथ साथ हमारी जो अंदरूनी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ है उसके साथ भी कुछ संबंध होता है। तो एक तो साफ है कि हमारी इंटरनल पॉलिसीज़ और एक्सटर्नल पॉलिसीज़ को अलग करके नहीं देख सकते हैं। इसको देखना पड़ेगा हमें वर्गीय स्वार्थ से, किस वर्ग का क्या स्वार्थ है, इस चीज़ को देख के हमें देखना पड़ेगा। इसके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय रिलेशंस देशों को जो बनते हैं उसको देखना पड़ेगा। इसका मतलब भारतवर्ष के पूंजीपति वर्ग को ये अब इस वक्त जो उनके सामने सवाल है कि वो किस रास्ते पे जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, और किस तरह से उनकी पूंजी की जो हिमायत वो कर सकते हैं, वो कौन सा देशों के साथ कैसे संबंध करने से वो हो सकता है। इस पे कोई दो राय नहीं कि 47 के बाद आज़ादी जब हमें मिली तब से हमारा ये एक प्रेशर हमारे यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी में रही है कि क्या हम अमेरिका के पिछलग्गू बने, पूरी तरह से अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण करें, ये कहें कि आप ही माई बाप हो, हम आपके ही पूंछ पकड़ के चलेंगे। ये तो हम एक जिसको कहते हैं एक ऑटोनमस फॉरेन पॉलिसी करें जिस पे हमारी एक ताकत हो कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी खुद ही निर्धारित करेंगे। हमारे देश के स्वार्थ, सिर्फ देश के स्वार्थ नहीं, जो वर्गीय स्वार्थ यहाँ की पूंजीपति वर्ग है उसको ये समझे वो कि हमें सिर्फ अमेरिका के पिट्ठू बनने से हमारा फ़ायदा नहीं है। हमारा सब देशों के साथ एक समन्वय बना के, एक इक्विलिब्रियम बना के चलने से ही हमारा पूंजी की और देश की विकास दोनों हो सकती है। ये जो पहले की जो 47 की सवाल है वो आज भी हमारे सामने खड़ा है। पर 47 के वक्त अगर आप देखें तो वहाँ पर दो तरह के शक्तियाँ थी जो चाहती थी कि हिंदुस्तान अमेरिका के पूरी तरह से, अमेरिका या जो नेटो फोर्सेस है उनके साथ अलाइन करे, जैसे पाकिस्तान ने किया था। तो उसमें से एक शक्ति तो वो थी जो साम्राज्यवादी के शक्तियों के खिलाफ, ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के खिलाफ लड़ने से मना कर दिया था। वो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का पक्ष में था और जिसको हम कॉम्प्रोदोर कह सकते हैं, जिनका राजनीतिक या अर्थनैतिक भविष्य अंग्रेज़ों के साथ बंधा हुआ था। एक तो ये शक्ति थी। दूसरी शक्ति जो कि यहाँ के ट्रेडिंग सर्कल्स में काफ़ी थी, बहुत बड़ा हिस्सा, जो कि पूंजीपति इंडस्ट्रियल कैपिटल भी बनाना चाहता था पर उनके साथ साथ उनकी एक
जिसको उस वक्त राष्ट्रीय स्वयंसेवक का उस वक्त जनसंघ भी नहीं था, आरएसएस की जो समझ थी वो बाद में साफ साफ उन्होंने इस बात को कहा था कि हिंद दुनिया में जो बंटवारा है इस तरह से है, एक तरफ कम्युनिस्ट और मुसलमान और कम्युनिस्ट वो हमारे दुश्मन है, तो हमारे अलायंस क्या होनी चाहिए, क्रिश्चियन यहूदी इन मुल्कों के साथ। तो उनकी जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स जिसे हम कहते हैं, मतलब धर्मीय जो जो तस्वीर राजनीतिक रूप से जो रखना चाहते हैं, उससे उन्होंने कहा था हमारा भविष्य है कम्युनिस्ट और मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए हम क्रिश्चियन और यहूदी मुल्कों के साथ मिलकर लड़े। ये एक इनका राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय समझ था, और इसमें उनका जो उनकी पॉलिसीज में उनको ये भी था कि भारतवर्ष की जो सरकार होगी उसका काम यह है कि भारतवर्ष की पूंजी, जो भारतीय पूंजी, इनके मुताबिक हिंदू पूंजी, क्योंकि मुसलमान तो देश के नहीं है, उनके तो आप जानते हैं सावरकर से लेके सबको कहना है मुसलमान ही, सिर्फ हिंदू ही इस देश के नागरिक हो सकते हैं। तो इसके समझ से हिंदू पूंजी की बढ़ावा देना सिर्फ सरकार का काम है, और उनका ये था कि मतलब है पूंजीपति को बढ़ावा देना, ये नहीं है कि देश की तरक्की के लिए हमें ऐसे चीज कदम उठानी चाहिए जिसमें हम सिर्फ पूंजी की नहीं, आम जनता की खुशहाली के लिए हमें यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनानी है। हमारे यहाँ पर बिजली, टेलीकम्युनिकेशन, उस वक्त तो सिर्फ टेलीफोन ही थी और तो कुछ थी नहीं। एक हेवी इंडस्ट्रियल बेस बनना चाहिए। इंडस्ट्री बनाने के लिए हमें स्टील चाहिए, स्टील प्लांट चाहिए, हमारे यहाँ सड़कें बनानी चाहिए, और उसके साथ साथ, क्योंकि आज ये बात बड़ा साफ तौर से हमारे लिए अहमियत रखती है कि अस्पताल के साथ साथ दवाई बनाना भी हमारे लिए ज़रूरी है, और यह हमको खुद बनानी पड़ेगी, क्योंकि विदेशी पूंजी यह चीज़ अगर हमें देगी भी महंगा दामों में देगी, हमको पूरी तरह से उन पर डिपेंडेंट कराएगी। पर ये जो पॉलिसीज थी, जो पूंजीपति वर्ग की ही पॉलिसीज थी, बॉम्बे प्लान में टाटा बिरला ने बैठ के जो कहा था, तो उसके तहत जो प्लान था आरएसएस इसका मुखालफत करता था, कहता था पूंजी बाहर से आए कोई हर्ज नहीं, अंग्रेजों की पूंजी, अमेरिका की पूंजी आए, भारत सरकार का काम है हिंदू पूंजी को उसके साथ मिलाना और उसको समर्थन करना, यही सरकार की आर्थिक नीति होनी चाहिए। प्लानिंग से लेकर हर चीज को उसको समाजवाद कहते थे। तो यह जो चीज है, अंदरूनी पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसी उनके नज़र में भी अलग नहीं था। उनका भी था कि उनकी अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, उनकी देश की जो बारे में जो दृष्टि थी उसी दृष्टि से निर्धारित हो रही थी। और हमारा ये कहना था कि अगर आज़ादी के बाद देश को तरक्की के रास्ते में ले जाना है, खुशहाली के रास्ते में ले जाना है, तो हमें समाजवाद की ओर बढ़ना पड़ेगा। ये तीन अलग अलग जो व्यू पॉइंट्स थे, एक भारतीय बड़े पूंजीपतियों की, जिसपे उनका था कि दोनों समाजवादी मुल्क और पूंजीवादी जो शक्तियां हैं उनके बीच बिचाव करके हमारी स्वकीय खुद की ताकत बढ़ानी है, और बढ़ाने के साथ साथ हमें यहाँ हेवी इंडस्ट्रीज पैदा करनी है। हेवी इंडस्ट्रीज के लिए रूस की मदद ले तो ठीक है, अगर अमेरिका मदद नहीं करता तो ठीक है, रूस की मदद हम लेंगे, पर उसके साथ साथ हमारी यहाँ की निजी जो प्राइवेट कैपिटल उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। पर हेवी इंडस्ट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर वो नहीं बना सकती, इसीलिए वो स्टेट को करनी चाहिए। ये तीन धाराएं थी, और उसके हिसाब से अलग अलग फॉरेन पॉलिसी की उसमें कल्पना भी तीनों ताकतों की थी कि किस रास्ते पे जाना है। आज अगर देखें तो वो बात अभी भी वही चीज फिर भी आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिखाई पड़ता है। जनसंघ का जो इस वक्त करंट रूप है, आरएसएस तो बरकरार है, जो करंट रूप है बीजेपी, उसका भी यही है कि उसका दिलो दिमाग से
वो अमेरिका और नेटो के पास जाना चाहते हैं, पर उसको ये लगता है कि वहाँ पर अगर आत्मसमर्पण कर देगा तो आज की तारीख पे तो ट्रंप उसको पूरी तरह से क्या कहेंगे, उसको एक चेन से बांध के नचाएगा। तो वो उसको, भारतवर्ष जैसे इतना बड़ा मुल्क, उसको ये करना मुश्किल है। तो इसीलिए धीरे धीरे कैसे अमेरिका के पास पहुंचा जाए, धीरे धीरे कैसे संबंध बनाया जाए, कैसे जो यहाँ पर जो ताकतें हैं जो अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करना चाहता है, उनको कैसे धीरे धीरे इस तरफ खींचा जाए। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो उसका एक राजनीतिक रूप से यहाँ की बीजेपी की हमेशा ये रहा है दिशा कि अमेरिका के साथ कैसे जाया जा सकता है, क्योंकि उनका समझ में मुसलमान मुल्क सबसे बड़ा दुश्मन है और कम्युनिस्ट तो है ही, क्योंकि चीन हो, रूस हो, चाहे कि रूस कम्युनिस्ट मुल्क रहा नहीं, उनको लगता है चीन भी जो है उसका दो वजह है। एक तो है चीन पाकिस्तान का संबंध, और दूसरी बात वो अपने आप को चीन के साथ कंपेयर करना चाहता है, कंपटीशन का मनोभाव भी है। इसीलिए भी उसको लगता है कि हम अमेरिका के पास रहेंगे तो हम चीन को काउंटर करने में मदद करेंगे, अमेरिका भी हमें शायद इसीलिए हमको काफ़ी कंसेशन देगी और उसके ज़रिए हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक चीज़ सोचे कि खुद की ताकत से कैसे बढ़ना है, ये इनका अभी भी ये समझ नहीं है। और अगर देखें आर्थिक रूप में उनको ये कहना है कि विदेशी पूंजी आए, लागत करे, पर देश में करे, अगर ये करता है तो इसका हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे। आत्मनिर्भरता दिमाग और पूंजी से नहीं संबंध रखता है, किसकी ज़मीन पे है इससे संबंध रखता है। इसीलिए वो कहते हैं कि विदेशी कैपिटल यहाँ आए, हमारे देश में आए, अगर देश में आ गया तो हम आत्मनिर्भर हो गए, क्योंकि कंपनी हमारी यहीं पर होगी। तो सवाल ये है कि आज की तारीख पे आप जानते हैं जो दिमागी समझ है, दिमागी कैपिटल, इंटेलेक्चुअल कैपिटल, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहना चाहते हैं, उसकी अहमियत काफ़ी ज़्यादा है। लोहा लक्कड़ की जो कीमत है उससे इंटेलेक्चुअल कैपिटल की कीमत इसीलिए ज़्यादा है। लोहे के दाम में आप कोई चीज़ नहीं खरीदते हो, गाड़ी भी जब खरीदते हो उसका लोहा और रबड़ का खर्चा से नहीं, उसका आप नहीं तोलते हो, आप तोलते हो इसके अंदर इंजीनियरिंग हुई है, कैसी चीज़ें बनी है। तो उन सब चीज़ों की अगर आप वैल्यू देखें, कैपिटल कंपोनेंट देखें, तो उसकी कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा है, लोहा लक्कड़ की ये कीमत है नहीं। तो आज की तारीख पे जानकारी अगर नहीं है तो आप पूंजी, आपका पूंजी जो है सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर, लोहा लक्कड़ आपका पूंजी नहीं है, वो जानकारी पूंजी का अंश है, और उसके बिना आप तरक्की नहीं कर सकते। आपकी पूरी तरह से डिपेंडेंस रहेगी किसी ना किसी आप के ऊपर। आपको जाके पूछना पड़ेगा, भाई डिज़ाइन दे दीजिए, उसकी ये जानकारी दीजिए, कैसे ये बनता है बताइए। तो ये जानकारी के लिए डिपेंडेंस तैयार हो जाती है, डिपेंडेंस हो जाती है। और यही वजह है कि हम जब इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद हमने यहाँ पर पहला काम जो किया था, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन सिस्टम, यूनिवर्सिटीज़ पे काफ़ी पैसा दिया था। बल्कि इतना पैसा हम बाद में, हमारे बजट के जो अंश है, इतना अंश हम और बाद में इतना नहीं दिए थे जो पहला 5 ईयर प्लान में हमने दिया था। और उसके ज़रिए हमने पहला जो चीज़ हमने तैयार किया था, स्टील प्लांट्स, फर्टिलाइज़र प्लांट्स, फार्मास्यूटिकल प्लांट्स, ये तो है ही, उसके साथ साथ हमने इंसान बनाया था जो ये सब चला सकता है। इसका मतलब जानकारी जब तक हम अपने साथ नहीं लाएंगे तब तक ये काम नहीं कर सकते हैं। तो मुख्य चीज़ अगर हम देखें, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो लड़ाई है, फॉरेन पॉलिसी के रूप में जो आता है, इन्हीं चीज़ों पे आज भी टिकी हुई है कि 21st सेंचुरी में कौन टेक्नोलॉजी का लीड लेगा, और जो टेक्नोलॉजी में लीड लेगा तो वो आर्थिक रूप में भी आगे बढ़ेगा। यही टक्कर इस वक्त चीन और अमेरिका के बीच में है। हमारा ये समझ है, पहले था कि हम खुद ही इससे का मुकाबला कर पाएंगे चीन से, और उसके साथ साथ अमेरिका का मदद लेंगे
इतना ही हमारे लिए काफ़ी है। इसीलिए हम दोनों तरफ से बात कर दो तरफ से बात कर रहे थे। पर उसके साथ साथ हमारा मुल्क के हिसाब से इस मोदी सरकार के जो समझ है, हमारा मतलब हमारा नहीं, मोदी सरकार के जो समझ था वो यह था कि हम चीन से एक तरह से एक बातचीत करते रहेंगे, उनके पूंजी आएगा, सामान बिक्री वगैरह होगा, और उसके साथ साथ हम अमेरिका के साथ संबंध लगातार बढ़ाते जाएंगे। जो हमने देखा उसके जिसको कहते हैं क्वाड, साउथ चाइना सी में अमेरिका अपने जहाज घुमाना चाहता है, ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ वहाँ पर ये कहते एक्सरसाइज, मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज करता है चीन के एक्चुअली कोस्ट लाइन के पास, अमेरिका से करीब 7,000 किलोमीटर दूर। तो ये जो करता है उसके साथ हमको उस पर शामिल करना चाहते हैं। और इस वक्त हम ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे हैं सामरिक संबंध की, नेवल संबंध की। हम टोक्यो, जापान और अमेरिका के साथ हम नेवल एक्सरसाइज करते हैं जिसका नाम है मालाबार नेवल एक्सरसाइजेस। हम इंडो पैसिफिक ओशन की बात करना शुरू कर दिए हैं। साफ है कि हमारी रुझान इस वक्त चीन के कंटेनमेंट जो अमेरिका करना चाहते उसके साथ जाने का हमने इशारा सारे तरफ से कर दिए हैं। और उसके साथ साथ हमने ताइवान से भी बात करना शुरू किया है, जो चीन के लिए एक बहुत बड़ी रेड लाइन है कि ताइवान चाहे वो अलग रहे पर उसके साथ साथ ये हमारा देश का अंश है, उस पर और कोई देश आके इस तरह से दखलंदाजी ना करे। तो उनके लिए एक संकेत था कि हम धीरे धीरे चीन के खिलाफ जाना शुरू किए हैं। और हम जैसे रीजनल इकोनॉमी की जो बात कर रहे थे उसके साथ हम पूरी तरह से तो है ही नहीं, बल्कि इनकी जो चीन और दूसरे मुल्कों के बीच में इस वक्त जो रोड बेल्ट इनिशिएटिव कहा जाता है कि दुनिया की जो ट्रेड ज़्यादातर जहाज़ों से होता है, यूरेशिया जो सबसे बड़ा लैंड मास है और जिसके साथ अफ्रीका की बहुत घना संबंध भी है, ये लैंड मास सिर्फ जहाज़ों से नहीं, रोड से भी, रेल से भी कनेक्ट की जा सकती है। और ये पूरी कनेक्शन अगर होती है तो यूरेशिया अफ्रीका को लेके करीब दुनिया की 4/5 पॉपुलेशन यहाँ रहती है। तो इनके अंदर आपसी लेन देन बढ़ाई जाए, ये बेल्ट रोड इनिशिएटिव का कल्पना था। जो चीन इसकी अगुवाई इसीलिए भी किया, उसके पास इस वक्त पैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की शक्ति है। उन्होंने कहा था हम बनाना चाहते हैं, पर दुनिया की ट्रेड तब मरीन नेवल ट्रेड से, सामुद्रिक ट्रेड से जाके ये एक बेल्ट रोड इनिशिएटिव से एक अलग तरीके से ट्रेड शुरू हो सकता है। और चीन के इस कोशिश में अमेरिका के खास क्या कहते हैं ऑपोजिशन था, और हम भी इसको अपोज किए ये कह के कि ये चीन पूरा एशिया पर अपना प्रभाव फैलाना चाहते हैं, ये इसके लिए हम इसका विरोध करते हैं। हमने बेल्ट रोड इनिशिएटिव में हम शामिल नहीं हुए। तो ये तो रही बड़ा पिक्चर जिसे कहते हैं, जो लार्जर पिक्चर है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारे साथ इस वक्त जो है जो नेबर्स है वो हमारे साथ है नहीं। बांग्लादेश के अलावा हमारी जो यहाँ पर कम्युनल डिवीज़न हुई है, जिस तरह से मुसलमानों का टारगेट मोदी सरकार ने की है, दिल्ली राइट्स के बाद देख ही सकते हैं किस तरह से केसेस चल रहे हैं। इस पर ज़्यादातर केसेस जो विक्टिम्स हैं उन पर इस वक्त चल रहा है। तो उसको देखते हुए अब जिस तरह से बातें कही गई है लगातार, और अब जानते ही हैं जो बात जब कहते घुसपैठिया, वो बांग्लादेशियों पर आता है, क्योंकि पाकिस्तान से घुसपैठ करने कोई आ नहीं रहा है। तो घुसपैठिया का मतलब बांग्लादेशी, और इतना बांग्लादेश को भी समझ में आता है। तो बांग्लादेश में भी हम जो हमारे मित्र पार्टीज हैं, मित्र दो लोग हैं, उनको भी हम काफ़ी कोने में कर रहे हैं इस तरह के बातचीत कह के। तो ये तो हमारे यहाँ की बात रही। अब आता है कि लार्जर पिक्चर देखने के बाद अभी जो झड़पें चीन के साथ हमारे बॉर्डर में हुई उसको किस दृष्टि से देखें। तो पहली बात हमें समझना पड़ेगा कि नॉर्दर्न बॉर्डर जो शुरू होता है हमारा आसाम से लेकर लद्दाख तक, ये नॉर्दर्न बॉर्डर
कभी भी सेटल्ड नहीं हुआ था। इसमें जो मैकमोहन लाइन कहते हैं, मैकमोहन लाइन नॉर्थ वेस्ट में नहीं है, मैकमोहन लाइन सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में है। वो तिब्बत और अंग्रेज़ों के बीच में, उस वक्त ब्रिटिश इंडिया थी, उसके बीच में जो संबंध, एक ट्रीटी हुई थी, एक एग्रीमेंट हुई थी, तो चीन की सुजारिटी तिब्बत के ऊपर था। ये सभी उस वक्त मानते थे, अंग्रेज भी मानते थे। तिब्बत इस पर दस्तखत नहीं किया था, चीन इससे दस्तखत नहीं किया था। तिब्बत ने दस्तखत किया था, चीन ने दस्तखत नहीं किया था, इसीलिए चीन इसकी कभी भी उसको स्वीकृति नहीं दी। पर उसके साथ साथ चीन का मैकमोहन लाइन से इतना ये प्रॉब्लम नहीं था। उनका था कि जो लद्दाख बॉर्डर है, वो अक्साई चीन और लद्दाख के जो इलाका है, उसके अंदर उनके एक सड़क जाती है जो तिब्बत और शिनजियांग, तब हम सिंकियांग कहते थे, आजकल उसको शिनजियांग कहते हैं, शिनजियांग प्रदेश को कनेक्ट करता है। और वो रोड उन्होंने बनाना शुरू किया था करीब 52-53 साल में, और 57 में जाके वो उनका रोड कंप्लीट हो गया था। और तब हमको मालूम पड़ा कि अक्साई चीन से सड़क जा रही है। उस वक्त हमने कहा था कि अक्साई चीन हमारा है, उनका नहीं है। पर जो हकीकत है, जो उसको सभी मानते हैं, कि बॉर्डर ब्रिटिश इंडिया और चीन के बीच में कभी भी ये बॉर्डर सेटल्ड बॉर्डर नहीं था। मतलब कभी भी बैठ के बातचीत करके मैप में रेखा नहीं डाली गई थी जिसपे दोनों एग्री करते हैं। चीन ने अपना बॉर्डर बताया, ब्रिटिश इंडिया ने अपना बॉर्डर बताया, और दोनों के साथ कभी समझौता हुआ नहीं था। और इसके लिए भी एक वजह है कि ये 14 से 16, 17, 18 हज़ार फीट में कोई रहता नहीं है। वो समर में कुछ लोग भेड़ वगैरह चढ़ाने जाते हैं, फिर इसके बाद जब जाड़ा आता है, विंटर होता है, तो वापस आ जाते हैं। तो वहाँ पर कोई सेटलमेंट नहीं है, सेटल बस्तियाँ नहीं है, उसमें सिर्फ कुछ नोमैडिक लोग उसके बीच में चढ़ते हैं, पर उसमें कोई वहाँ पर कोई रहता नहीं है परमानेंटली। इसीलिए वहाँ के बॉर्डर कहाँ है, इसलिए उस वक्त जब हम बात कर रहे हैं बहुत पहले की, तो वहाँ पर इतनी किसी का ये चिंता नहीं था कि रेखा किस जगह से जाती है, नहीं। तो 57 में जब उन्होंने सड़क बनाया, तब पहला बार तनाव हिंदुस्तान और चीन के अंदर पैदा हुआ था कि ये आपने हमारे बॉर्डर, हमारे जगह पर बनाया। चीन ने कहा था नहीं, ये हमारा नहीं, आपका नहीं, हमारा है। तो इसीलिए बहस चली, क्योंकि एक्चुअली कोई बॉर्डर सेटल था नहीं। अब जानते हैं 62 में जो लड़ाई हुई थी बॉर्डर को लेके, मैं पुरानी बातें दोहराऊंगा नहीं, पर उसके पीछे यही था कि बॉर्डर कहाँ है जब तय नहीं होता है, तब एक दूसरे के पीछे जगह जाने की कोशिश करते हैं। और ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, उस वक्त क्योंकि वो बैरन लैंड्स था, उस वक्त कोई सेटल्ड पोस्ट भी नहीं था, इसीलिए पेट्रोलिंग दो एक दूसरे की, जो कहते थे हमारा जगह है, आपका जगह है, एक दूसरे के जगहों पे पेट्रोलिंग होती थी। 62 के लड़ाई के बाद करीब करीब नॉर्थ वेस्ट में ये चीज़ें इस तरह से अभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है, दोनों के बीच में, चीन और भारतवर्ष के बीच में एक समझ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट की जो बॉर्डर है, उसमें करीब करीब एक समझ है कि यहाँ से बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक जाती है। कुछ जगहों पे विवाद हो सकती है, पर मोर और लेस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वहाँ पर ज़्यादा साफ है। पर नॉर्थ वेस्ट जो बॉर्डर है, उस पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेके भी विवाद है। तो ये विवाद जो है, तो इसको बहुत दिन से चीन का कहना ये है कि बॉर्डर सेटलमेंट कर लेते हैं। पर हकीकत जो है कि जब नेहरू ने उस वक्त बॉर्डर सेटलमेंट करना चाहा था, उस वक्त सबसे ज़्यादा प्रो अमेरिकन फोर्सेस और जनसंघ ने इसका विरोध किया था। और इसीलिए अभी तक कोई भी ऐसी नेतृत्व नहीं है जो कह सकता है
कि पुराने पोजीशंस हमारे शायद पूरे ठीक नहीं थे, इसीलिए बॉर्डर अगर हमें सेटल करना है कुछ गिव एंड टेक करना पड़ेगा, हमको भी कुछ देना पड़ेगा, हमको भी कुछ लेना पड़ेगा, उनको भी कुछ लेना पड़ेगा, हमको भी उनको भी कुछ देना पड़ेगा। यह जो विषय है कि कितना लेन देन होगा, इसके लिए फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। राजनीतिक रूप में अगर आप कहेंगे हम कुछ नहीं देंगे, हम सब कुछ लेंगे, तो शायद कोई समझौता हो नहीं सकता। और यही वजह है कि हमारा बॉर्डर एक पॉलिटिकली एक ऐसी स्थिति में रहा है कि इसको अगर कोई भी सेटल करना चाहेगा तो दूसरे शक्तियां जो देश के अंदर है कहे तुम गद्दारी कर रहे हो, तुमने तो पहले हमारे बारे में ये कहा था, अब तुम ये कर रहे हो। तो इसके देखते हुए सब इसका एक ठंडे घर में कोल्ड स्टोरेज में रखने का सभी पार्टियों की एक रवैया रहता है। जो भी 62 के वॉर के बाद जो भी पावर में रहा है, इस बॉर्डर को सेटल करने के लिए तैयार नहीं रहा। अंदाज यह था कि शायद ये बॉर्डर इसी तरह चलता रहे तो एक ना एक दिन ये सेटल हो जाएगा, जैसी करंट स्थिति है उसको देखते हुए। पर उसमें रुकावट क्या आई? रुकावट जो हमें इतनी समझ में नहीं आई थी, उसको थोड़ा सा पहले से देखना पड़ेगा कि हमने जो लद्दाख के अंदर जो सड़कें हैं उसको हमने 2008 के बाद उसको हमने क्या कहते हैं सड़कें ठीक करना शुरू की। उस पर बॉर्डर के पास हम बॉर्डर रोड जो है उसको ले जाने की शुरू किए। उस पर जिस पे हमें दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट है उसको हमने 2008 में हमने फिर से खोला। पहले था बहुत छोटा सा एक एयरपोर्ट था, हेलीकॉप्टर्स वगैरह जाता था और कुछ नहीं जाता था। इसको हमने खोला और उसको काफ़ी थोड़ा बढ़ाया भी ताकि वहाँ पर हेवी हेलीकॉप्टर्स भी वहाँ लैंड कर सकते हैं। और उसके साथ से दौलत बेग ओल्डी शायोक नदी से लेकर एक सड़क हमने बना लिए हैं जो कि गलवान के वैली के थ्रू आता है। और इसके वजह से ले और दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट के बीच में जो दूरी है हमने काफ़ी कम कर ली है। दूरी मतलब कि बहुत जल्दी वहाँ पहुँच सकते हैं। तो जिसको DSDBO रोड कहते, जो पहले 2 दिन लगता था, अब हम 6 घंटे में उसको हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं ले से। तो हमने जब ये बढ़ाना शुरू किया तब चीन की तब तक कोई उसमें ख़ास रिएक्शन नहीं था। दौलत बेग ओल्डी हमने खोला था 2008 साल में, तब उनको इतना चिंता नहीं थी। उनको चिंता वो तब शुरू हुई जब अमित शाह ने कश्मीर की जो रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पे, जब जम्मू को कश्मीर से अलग नहीं किया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया, उसके साथ साथ लद्दाख को अलग करके उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। तो उनको ये लगा लड़ाई तो जम्मू कश्मीर को अलग करने की बात होती थी, लद्दाख को क्यों अलग किया? इसमें भी शायद इतना उनको संदेह नहीं होता। इसके साथ साथ एक बात जो अमित शाह ने कहा था, उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा चिंता लगता है इस वक्त चीज़ों को देख के लगता है हुई। क्योंकि उस वक्त अमित शाह ने कहा था हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम फिर वापस हिंदुस्तान में ले आएंगे और इसके साथ साथ अक्साई चीन पर भी हम कब्जा करेंगे। अगर आप देखें चीन का जो सड़कें हैं तो इस पे एक तो सड़क वो कशगर से जो सिंजियांग में है, कशगर के से लेकर मैप खोल के देखिएगा ग्वादर पोर्ट में जो जाता है, जिससे इसको चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कह रहे हैं, CPEC से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम से जो जाना जाता है। तो वो जाता है गिलगिट बल्टिस्तान से, एक तरह से वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, वो लद्दाख का भी पार्ट है। तो एक तो ये है कि हमने कहा इस सड़क जहाँ से जाती है वो जगह हम उस पर हम पाकिस्तान से वापस ले लेंगे। दूसरी बात हमने कहा अक्साई चीन भी हम वापस लेंगे। अक्साई चीन से सिंजियांग तिब्बत हाईवे जाता है जो कि उनके लिए स्ट्रेटेजिक 2 प्रदेश, तिब्बत और सिंजियांग, 2 बहुत अहमियत रखने वाली प्रदेश, इसके बीच में ये सड़क है। तो हमने एक हिसाब से इस एक स्टेटमेंट से हमने 2 खतरा चीन के लिए
पैदा कर दी, ये कह के कि हम उनका CPP कॉरिडोर भी हम उसको तोड़ देंगे और शिनजियांग तिब्बत हाईवे को भी हम तोड़ देंगे। तो ये उनके लिए ये दो बातें, इस इंटरप्रिटेशन उनका था कि ये जो दौलत बेग ओल्दी से लेकर जो सड़कें बना रही है, वहाँ पर एयरपोर्ट्स, हम और भी कुछ एयरपोर्ट्स वहाँ बनाए हैं, तो इसमें शायद इनका नियत ठीक नहीं है। और ये जो कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन का एक उद्देश्य चीन है और इसीलिए लद्दाख को अलग किया, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया। तो उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग जो है, उससे उनको लगा कि ये शायद इसका नियत अच्छा नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने भी अपना तत्परता दिखाना शुरू किया, सड़कें बनाना शुरू किया। पहले से भी था उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे, उसको मजबूत किया। उनके इंफ्रास्ट्रक्चर तिब्बत की क्योंकि लगवा हिस्सा है, तो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे से आसान है एक हिसाब से। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए उन्होंने खर्चा की। तो दोनों तरफ से एक हिसाब से तैयारियां हुई कि बॉर्डर की जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर उसको हम तैयार करें। वो डिफेंसिव था, ऑफेंसिव था, ये नियत किसको समझ में आएगी ये तो अलग बात है, क्योंकि हम समझते हैं ये डिफेंसिव है, वो समझते हैं ये ऑफेंसिव है, और वो जो कर रहे हैं उसके भी दोनों सवाल हमारे सामने भी रहता है। तो इसके साथ साथ जो चीज़ हुई जिसके लेके इस वक्त बातें चल रही है, वो ये है कि कौन कहाँ पेट्रोल करेगा, किसका बॉर्डर कहाँ तक है, इंटरप्रिटेशन क्या होगा। तो जो बहुत दिन से जो सवाल ठंडा पड़ा था, इसलिए कि बहुत ठंड जगह है ये, तो ये सवाल हीटअप होना शुरू हो गया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है कहाँ। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहाँ पर डिमार्केटेड नहीं होता, ये बहस हमेशा रहता है। और इसीलिए जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की दो इंटरप्रिटेशन अगर रहती है, तो एक बीच का इलाका होता है जिसमें दोनों साइड कहता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के मुताबिक हमारे पास है, और उनको दोनों साइड पेट्रोल कर रहा था बहुत दिन से, आज से नहीं, बहुत दिन से दोनों साइड उन जगहों पे पेट्रोल कर रहा था। वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर पोस्ट्स, ये चीज़ें बनाए नहीं था, पर वहाँ पर पेट्रोलिंग जारी था। और ये आज से नहीं, 62 के बाद करीब 1988-90 तक हम इसको खास हम वहाँ पर कुछ कर नहीं रहे थे। पर जनरल पनांग ने उस दिन, जो अपने वीडियो में भी देखेंगे, यूट्यूब में है, उन्होंने चर्चा की, उन्होंने साफ कहा कि 88-90 के बाद हमने अपनी फॉरवर्ड पोजीशन को स्ट्रेंथन की, तो हमने इन जगहों पर गश्त लगाना, पेट्रोल करना, ये सब शुरू किया, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमने बनाना शुरू किया। उनका शब्द था फॉरवर्ड पोजीशन हमने लेना शुरू किया, मतलब कि हम बॉर्डर तक जाने लग गए। बॉर्डर तो है नहीं, क्योंकि दोनों साइड बॉर्डर है ऐसा माना नहीं है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक हम जाना शुरू किए। लाइन ऑफ एक्चुअल कहाँ से है, इस पर भी बहस है। और ये दोनों साइड कुछ जगहों पर जहाँ पर पेट्रोल कर रहे थे, जब गश्त कम थी तब शायद इतनी सवाल आती नहीं थी। बीच बीच में झगड़े हुए हैं, बीच बीच में झड़पें हुई हैं। एक इस पर सावधानी थी कि दोनों साइड ने ये कहा था गोली नहीं चलाएंगे, तो ये बॉर्डर कभी भी इस पर गोली नहीं चला। इस पर हाथापाई हुई है कई बार, पर इस पर लोग मरे नहीं इस बार के अलावा। तो इसीलिए ये जो अभी तक जो बात थी, ये थी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहाँ है, इसको लेके बहस थी। और इस बहस इस वक्त इसीलिए हीटअप हो रहा है कि दोनों साइड इसमें अपना गश्त बढ़ाया है, इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर अपने बॉर्डर के समझ से, अपनी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के समझ से वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। जाहिर है कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल डिफाइन नहीं है, कुछ जगहों पे इस पे झगड़ा होगा, और उस झगड़े के साथ साथ हाथापाई भी हो सकता है। और जो गलवान नदी की ऊपर, जो वैली के ऊपर बहुत पतली नदी है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा नदी है, उस पर जो झड़पें हुई है, उससे दोनों साइड पे लोग मरे हैं। हो सकता उनका ज़्यादा, उनका कम, हमारा ज़्यादा, हमारा कम, पर ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे ही मरे हैं, उनके भी मरे हैं। उन्होंने जानबूझ के नंबर्स बताए नहीं, उससे लगता है कि शायद उनके कम मरे, वो इसको हमारे
काटे घाव पे नमक नहीं छिड़कना चाहते, इसीलिए उन्होंने कम बताया नहीं। पर ये भी है, उनके भी मरे हैं। पर जो बातचीत से निकल के आ रही है, गलवान नदी की जो ऊपर जो बहस जो हुई है, तो उसको रिज के ऊपर हुई है कि जो वैली के ऊपर जो इलाका होता है उसको लेके बहस हुई है, और वहाँ पर किसकी इंफ्रास्ट्रक्चर होगी या नहीं होगी, इस पर बहस हुई है। और रिज के ऊपर कहाँ एक्चुअली लाइन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, इसके लिए बहस हुई है। मेरे हिसाब से मोदी जो उस बात कहा था उस दिन, इस वाक्य जिस पे काफ़ी चर्चा हुई है कि वो हमारे बॉर्डर क्रॉस नहीं किए, हमारे साइड में कोई इंट्रूशन नहीं हुआ, ना कि हमारे साइड पे वो है। तो ये दो वाक्य जो कहे हैं, तो इस पे ज़रूर अगर ये बात सही है तो हाथापाई हुई ही क्यों? तो इसका मतलब हम उसके बॉर्डर पे गए क्या? तो ये जवाब उन्होंने दिया नहीं। साफ ये है कि बॉर्डर वहाँ डिफाइन नहीं है, इसीलिए ये भी सही है कि वो हमारे साइड पे आए नहीं, और ये भी सही है कि हमारे साइड पे वो आए। जब लाइन ही नहीं है तो कौन किसको क्रॉस किया नहीं किया, ये बताना संभव नहीं है। तो अब जो समझौता जो हुआ है, जो पहले होना चाहिए था, हाईएस्ट लेवल पे उनको बातचीत होनी चाहिए। जब गर्म हो रहा था, क्लैशेस हो रहे थे, हाथापाई पहले से हुआ था, तब लोग मरे नहीं थे, तो उस हाथापाई के बाद ये ज़रूरी था कि हाईएस्ट लेवल पे इसको बातचीत करके सुलझाया जाए। तब इनको लगा था कि शायद इतना सीरियस नहीं है, ये तो उनको लगा था हम भी इस पे चौड़ा हो सकते हैं, हम भी अपना दादागिरी कर सकते हैं, चीन इस पे इसीलिए पीछे हटेगा क्योंकि चीन इस वक्त दुनिया में थोड़ा कमज़ोर पड़ गया है। अमेरिका उसके खिलाफ एक जिहाद छिड़ा हुआ है एक हिसाब से, और कोरोना वायरस के नाम से बहुत सारे गालियां दे रहा है। तो इस वक्त चीन कोने में है, हम शायद थोड़ा ज़्यादा चौड़ा हो सकते हैं, चीन इस पे बैक ऑफ कर जाएगा हमारी, अगर हम इस तरह से रहेंगे तो। क्योंकि इसके जो ज़रूरत था, जब हीटअप हो रहा था तब ज़रूरत था कि हाईएस्ट लेवल्स पे आप बात करके इसको तुरंत निपटाने की कोशिश ना करें। इसके जगह पे हमने इसको लो लेवल मिलिट्री जनरल के स्तर पे, ये राजनीतिक बहस है, राजनीतिक सवाल है, ये मिलिट्री सवाल नहीं है। ये राजनीतिक सवाल को राजनीतिक रूप से टेकअप ना करके, ये तो सिर्फ जो है हमें इसको एक मिलिट्री मसला के नाम पे कहा कि मिलिट्री लोग ही इसको निपटा लेंगे। इससे क्या हुआ? मिलिट्री की कोई ऐसी समझ नहीं है कि हमें डिप्लोमेसी करनी है। उनका तो सीधा समझ ये है कि हम छोड़ेंगे नहीं, जहाँ पर हमको कहा गया हमारा बॉर्डर है उसी को लेकर रहना है। तो डिसएंगेजमेंट की जो बात थी कि हम एक दूसरे से लड़ेंगे नहीं, उसका ये अर्थ नहीं माना मिलिट्री ने, दोनों तरफ से होगा कि हम दोनों जगहों, दोनों फौजों के बीच में एक डिस्टेंस पैदा करें ताकि इस डिसएंगेजमेंट कभी भी हॉट हीट अप ना करे। तो इसको लेके गलवान में, अब जानते हैं, सभी को मालूम है, ये हीट अप हुआ, हाथापाई हुआ, और हम जब रिज पे हुआ तो हमारे तरफ स्लोप था, तो हाथापाई में हमारे लोग मरे। इसमें नदी के अंदर गिरने का मतलब मौत की बात है, क्योंकि 15-16 हज़ार फीट में बर्फीला पानी का टेम्परेचर ज़ीरो के पास ही है, तो उसके अंदर बहुत तुरंत आपको निकाल के अगर आपको गर्म नहीं किया जाता, बच नहीं सकते। तो हमारे लोग एक्चुअली पानी के अंदर गिर के काफ़ी इसमें मरे हैं। पर जो सवाल ये आता है कि जो आपने बाद में किया, डोभाल और वांग ली के बीच में आपने बातचीत किया, फॉरेन मिनिस्टर उनका और हमारा जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, अब जानते हैं जयशंकर अमेरिका के लिए रखा गया है। मोदी जी समझते हैं कि वो अमेरिका भक्त है, तो अमेरिका के साथ संबंध करने से उसका फॉरेन मिनिस्ट्री ठीक है, पर जब चीन से, रूस से और चीज़ों को करना है खुद करते हैं, ये तो वो डोभाल को कहते हैं करने के लिए। तो डोभाल और वांग ली के बीच में जो बातचीत हुई, दोनों 2 किलोमीटर पीछे चले गए। इसका मतलब जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर अनडिसाइडेड भी है, 2 किलोमीटर दोनों तरफ अगर पीछे जाता है, तो उसके बीच में कहीं ना कहीं 4 किलोमीटर जगह में या 3 किलोमीटर जगह में
कहीं ना कहीं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तब रहेगा। तो इस बहस को बाद में कर सकते हैं, पर कम से कम झड़प नहीं होगी। इसीलिए जहाँ जहाँ पर इस तरह के दोनों तरफ गश्त कर रहे थे, तो आपके और भी जो हॉटस्पॉट्स है, डेप्सन प्लेन, सोंगपो लेक जो कहते हैं, फिंगर्स जिसे कह रहे हैं, इन सब जगहों पे दोनों पक्ष 2 किलोमीटर पीछे जाने का मतलब ये है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इस 4 किलोमीटर के बीच ना कहीं है। ये मत समझिए कि 2 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर हुआ। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दोनों 2 किलोमीटर वापस जा रहे हैं अपने लाइन ऑफ कंट्रोल से। तो ये ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में 4 किलोमीटर का फासला हो गया, पर 3 किलोमीटर का भी फासला हो जाता है तो आपस में भिड़ंत नहीं होगी। तो ये समझ के हमने इस तरह से इस चीज़ को अभी इस वक्त निपटाया है। इस पे जो कांग्रेस इस वक्त है वो चाहता है कि इस बात को कहे कि हम सही नेशनलिस्ट हैं, आप तो पीछे हट गए। पर हकीकत ये है कि लद्दाख बॉर्डर में लड़ाई करके ना हिंदुस्तान ना चीन का कोई फ़ायदा है। इसीलिए इसको किसी भी तरह के निपटना इस वक्त हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर हॉट वॉर होता है तो इससे न कि हमारा फ़ायदा है न चीन की। ये सवाल नहीं है कि किसका ज़्यादा नुकसान होगा, किसका कम नुकसान होगा, सवाल है दोनों को नुकसान होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे दोनों को नुकसान होगा। चीन इस वक्त पैंडेमिक में, कोविड-19 एपिडेमिक पे इतना पड़ा नहीं है। हमारे यहाँ एपिडेमिक की आप देख ही रहे हैं किस रफ्तार से इस वक्त बढ़ रहा है। हम एक ऐसा मुल्क है जहाँ पर लॉकआउट करने के बावजूद लगातार हमारा ग्राफ ऊपर जा रहा है, जबकि ब्राज़ील जहाँ पर लॉकआउट हुआ ही नहीं, उनका भी कर्व कुछ हद तक फ्लैट होते नज़र आता है। हमारे यहाँ ऐसा कुछ तस्वीर दिख नहीं रहा है। हमारे ग्राफ लगातार बढ़े जा रहा है। इसका मतलब कि एपिडेमिक का फैलाव जिस तेज़ी से हो रहा है हिंदुस्तान, हमारे हालत और भी खराब होने वाला है। इसीलिए ये समझना कि इस एपिडेमिक के बीच में एक जंग भी कर लेंगे तो बेवकूफ़ी वाली बात होगी। चीन जंग चाहता नहीं है, न कि हम जंग चाहते। जंग चाहता कौन है? जंग वो चाहते हैं जिनका स्वार्थ हिंदुस्तान नहीं है, जिनका स्वार्थ अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। अमेरिका के जो पिछलग्गू जो शक्तियां हैं, अखबार में है, टेलीविज़न में है, ऐसे बोलने वाले भी है, कुछ राजनीतिक पार्टियों के अंदर भी है, तो वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान और चीन में झगड़ा बढ़े, और जब झगड़ा बढ़ेगा हम चीन के सामने कमज़ोर पड़ जाएंगे आर्थिक रूप में, सामरिक रूप में। तब हमारा आश्रय अमेरिका के अलावा कुछ होगा नहीं। तो अमेरिका को पिछलग्गू बनाने की जो सोच आज़ादी के बाद से चली आ रही है, वो शक्तियाँ अभी भी देश में है, और वो शक्तियाँ लगातार पैदा होगी, क्योंकि अमेरिका के पास पैसा है। अमेरिका के जो पूंजीपति वर्ग है उनके साथ हमारे एक सेक्शन पूंजीपति वर्ग जुड़ा हुआ है, और वो चाहेंगे अमेरिका के स्वार्थ जो सिद्ध होता है तो वही कदम हिंदुस्तान ले। देश के लिए उनकी देशभक्ति नहीं है, जिसको कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रीन कार्ड के लिए अपनी आज़ादी अपना देशभक्ति विसर्जन दे सकते हैं। ऐसे बहुत लोग पड़े हुए हैं, पर उसके साथ साथ सरासर जिनका आर्थिक संबंध भी अमेरिका से है, पैसा आता है, एक्चुअली उनका तनख्वाह जहाँ से आता है, देखते होंगे ब्रुकिंग इंस्टीट्यूट, कार्नेगी एंडाउमेंट, ये जो तात्विक लोग हैं, ये अमेरिका से उनका डायरेक्ट तनख्वाह आता है। ऐसे बहुत सारे लोग उन्होंने पाले हुए हैं जिनका मूल काम ये है कहना कि अमेरिका अच्छा है और सब मुल्क बदमाश है, अमेरिका के साथ ही मिलना चाहिए। वो इस वक्त लड़ाई की ब्यूगल बजाने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का यही राजनीतिक भविष्य है कि अमेरिका के साथ वो और भी गहरे तरीके से मिले। और इस पे दुख की बात यह है कि हमारे पुराने फॉरेन सेक्रेटरीज हैं, पुराने मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, वो भी रिटायरमेंट के बाद नौकरी ढूंढते हैं।
तो वो भी इस ब्रिगेड में शामिल हो रहे हैं। और अगर टेलीविज़न डिबेट सुने तो आपको लगता होगा कि सुबह पाकिस्तान के खिलाफ जंग होनी चाहिए और शाम को चीन के खिलाफ जंग होनी चाहिए। तो टेलीविज़न में जो तथाकथित सामरिक एनालिस्ट आते हैं, मिलिट्री एनालिस्ट आते हैं, उनका मिलिट्री से उनका कोई संबंध नहीं है, उनका संबंध है इस महीने के तनख्वाह कौन दे रहा है इससे। तो इसीलिए इन शक्तियां भी इस पे शामिल है कहने में कि अमेरिका के पास जाना चाहिए और चीन के खिलाफ लड़ाई होना चाहिए। और उसके साथ दुख की बात यह है कि कांग्रेस जो कि 62 के बाद बहुत दिन तक ये सोचा था कि चीन और हिंदुस्तान के बीच में जो संबंध है उसको शांतिपूर्ण रखना चाहिए। अमेरिका के पास नेहरू 62 के बाद गए थे और उसके बाद ये समझ पाए कि इसके साथ जाके हिंदुस्तान का फ़ायदा नहीं है। वो हाथ मड़ोड़ते हैं, हर चीज़ मांगते हैं, कहते हैं कि निजी पूंजी विदेश से आने की खुली छूट मिलनी चाहिए, और इसके साथ कहते कश्मीर के बारे में भी हम बीच बिचाव करेंगे, आप हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। इन सब कह के उनको ये लगा था कि अमेरिका के साथ जाके हमारा कोई फ़ायदा नहीं है, इसीलिए चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाने चाहिए। जो कि उसके बाद जो जो हमारे देश में नेता बने वो सभी इस रास्ते पे चल रहे थे। मोदी को लगा था कि हम बड़े होशियार हैं, तो हम बातें तो एक तरफ करेंगे, उसके साथ साथ अमेरिका के साथ जाएंगे, हमारे संबंध सुधारेंगे। और मैंने जो कहा था जनसंघ की जो समझ है, जो अभी बीजेपी की भी है, तो उनके अंदर वो चीज़ अभी भी भरी पड़ी हुई है कि निजी पूंजी यहाँ की और अमेरिका पूंजी इसी को मिलाना है, और इसको कैसे मिलाए, देश के लोगों को कैसे उस तरह से ले जाए, इसका ही हमारा राजनीतिक लक्ष्य होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो वेस्ट में, अमेरिका, नेटो देशों में जो इस्लामोफोबिया है, उसके साथ साथ बड़ी अच्छी पटरी संघियों की बैठती है, तो वो भी करना चाहिए। उनका प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पर वो हैं साउथ एशिया में, इस तरह से करना चाहेंगे, क्या ये चल सकता है? कि आज की दुनिया में जहाँ पर अमेरिका की शक्ति आर्थिक रूप में, सामरिक रूप में कमज़ोर हो रहा है, क्या संभव है? अमेरिका सिर्फ अपने मिलिट्री ताकत से अफ़गानिस्तान में गए, वहाँ पर पीछे जा रहे हैं। इराक में गए, वहाँ पर भी उनको छोड़ना पड़ा। ईरान के खिलाफ उन्होंने सैंक्शंस किए, इतने दिन से कोशिश करे कि ईरान आत्मसमर्पण करे, हुआ नहीं। रूस को कोशिश किया कब्जा करने के लिए, आर्थिक रूप में सैंक्शंस रूस पर जारी किया, वो भी नहीं हुआ। चीन पे सैंक्शंस है। तो ये जो अमेरिका की नीति है वो सिर्फ ये है, आप हमारे साथ दें, आपके साथ हम नहीं देंगे जब तक अगर हमारा स्वार्थ उस पर नहीं है। तो एक किसी ने कहा था, अमेरिका के साथ खिलाफ जाना बड़ा ख़तरनाक है, उससे ज़्यादा खतरनाक एक ही चीज़ है, अमेरिका का मित्र बनना। जो जो अमेरिका का मित्र बना है उसका सफाया हो गया है। तो इसीलिए जो जो कहते हैं कि हिंदुस्तान का काम है अमेरिका के पिट्ठू बन जाना, उनको देखना चाहिए उन मुल्कों का क्या हाल हुआ जो अमेरिकन एलाइज बने। पाकिस्तान से शुरू करिए, इंडोनेशिया देखिए, दूसरे मुल्क को देखिए, जब सभी मुल्कों के इनका एक ही राह होता है कि हमें शोषण की पूरी अधिकार होनी चाहिए आपके देश के और आपके लोगों की। आपको हम क्या देंगे वो तो हमारे ऊपर है, पर आपका शोषण करने का अधिकार हमारी होनी चाहिए। ये जो एक तरफा राजनीति होती है, अर्थनीति होती है, इससे अमेरिका के साथ जो जाता है उसका फल अच्छा नहीं होता है। जो कोशिश करता है उस चंगुल से निकलना इतना आसान नहीं है। साउथ कोरिया कई बार कोशिश किया है और वहाँ पर किसी न किसी तरह से अमेरिका के पिट्ठू फिर सरकार में आ जाता है, वो कोशिश कामयाब नहीं होता है। देखिए अब साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया में जो बातचीत हो रही है, देखते हैं उसमें क्या निकलता है, क्या शांति वहाँ सचमुच हो सकती है। जानते होंगे कि अभी भी उसका जंग का सिर्फ एक सीज फायर हुआ है, शांति नहीं हुआ है। साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया लेके जो लड़ाई अमेरिका लड़ी थी, तो 37 पैरेलल पे जो अभी 38 पैरेलल पे जो चुकती हुई है, वो सिर्फ
जो युद्ध विराम जो कहते हैं वही हुआ है, सीज फायर हुआ है, इससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। इसीलिए क्या वहाँ पर शांति हो सकती है? क्या अमेरिका सचमुच ऐसे कोई शांति कर सकती है किसी देश के साथ? जितने देशों के साथ उन्होंने शांति चुक्ति किया है उन्होंने खुद तोड़ा है। ईरान सबसे ताज़ा मिसाल है, पर और भी मुल्कों के साथ जो भी संबंध किए हैं, शांति किए हैं, इसके बाद उन्होंने चुक्ति तोड़े हैं। और देख सकते हैं कि इंटरनेशनल जितने ट्रीटीज़ अमेरिका ने साइन किया है 90 दशक के साथ शुरुआत से आज तक एक के अंदर वो टिका नहीं। पहले जिसको कहते कियोटो प्रोटोकॉल्स किया था, उससे वो पीछे हट गए। पेरिस ट्रीटी एग्रीमेंट किया क्लाइमेट चेंज पर, उससे वो पीछे हट गए। जितने न्यूक्लियर ट्रीटीज थे सब तोड़ चुके हैं। ईरान के साथ चुक्ति किया वो तोड़ चुका है। एक ही आर्म्स ट्रीटी अभी बची हुई है, उसको भी मियाद एक 1921 मेरे ख्याल से मार्च तक है और लग नहीं रहा वो भी रिन्यू होने वाला है रशिया और अमेरिका के बीच में। तो इसीलिए हर चुक्ति वो तोड़ चुके हैं। दुनिया में हर ऐसा और कोई मुल्क नहीं है जो आज के दिन में इतना इन्वेशन दूसरे देशों में किया हो जो अमेरिका ने किया है। इसीलिए जो लोग समझते हैं कि अमेरिका के साथ जाके हिंदुस्तान जितना बड़ा मुल्क है उस ऐसे मुल्क का फ़ायदा होगा, वो बेवकूफ़ी कर रहे हैं। और मैं नहीं समझता हूँ मोदी सरकार भी इस रास्ते पे ज़्यादा दिन चल पाएंगे। और इसको समझ के ही उन्होंने चीन के साथ कम से कम इस विवाद को ठंडे घर में ले जाने की कोशिश पे लगा हुआ है। और इसीलिए जंग जो है वो इसका माहौल इस वक्त कुछ लोग बना रहे हैं। और सरकार भी कहना चाहती है हम जीत गए, चाहे जो भी हो, कह रहे हम जीत गए। तो जय घोषणा करके जो पाकिस्तान में किया था, एक मिल क्या कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक करके कहा था हम जीत गए। यहाँ पर क्या रविशंकर प्रसाद ने कहा हमने डिजिटल स्ट्राइक कर दिया, उनकी ऐप्स बंद करके, इसीलिए हमारे अब जो है जय घोषणा ये करना चाहते हैं। हकीकत तो ये है कि जो ट्रेड की बात ये कह रहे हैं, जो डिजिटल ऐप्स बंद करना एक ट्रेड का एक हिस्सा होता है, तो उस पर देखिएगा कि हमारा 5.5% हमारा एक्सपोर्ट चीन में जाता है। उनका टोटल एक्सपोर्ट का 3% हमारा आता है। उनके एक्सपोर्ट दुनिया में बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वो 3% हमारे 5.5% से 5 गुना ज़्यादा है। पर हमारा एक्सपोर्ट का 5.5% चीन जाता है। और जो 3% उनका एक्सपोर्ट जो हमारे पास आता है, जो हमारे इम्पोर्ट का 15.5% है या 15% है, इससे हमारा कई गुना ज़्यादा एक्सपोर्ट्स होता है। जब 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स एक्सपोर्ट करते हैं अफ्रीका दूसरे जगहों पे, वो बजाज ने बताया हम 1000 करोड़ हम आमदनी करते हैं चीन से, पार्ट्स लाते हैं, और 15,000 करोड़ हम बेचते हैं विदेश में। तो अगर 1000 करोड़ रुकावट हो जाएगी तो 15,000 करोड़ भी हम बेच नहीं पाएंगे। इसीलिए मत समझिए कि हमारे लिए इतना आसान है ट्रेड रिलेशंस को ब्रेक करना। एक तरफा ब्रेक जो हम करना चाहते हैं इस वक्त कितने दूर तक चलेगा देखनी पड़ेगी, क्योंकि पूंजीपतियों के स्वार्थ में ये सरकार चल रही है। तो हमें नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा दिन तक ले जाएंगे। कुछ जिसको कहते हैं कह सकते हैं वारापेनशिप करके इसको किसी ना किसी तरीके से शायद इसको सुलझाने की अब कोशिश करेंगे। ट्रेड वार ट्रंप ने कोशिश किया, अमेरिका का इकोनॉमी हमसे मजबूत है, इसके बाद भी वो सक्सेसफुल नहीं हुए। तो चीन के साथ भी ट्रेड वार करके हमें नहीं लगता कि हम सक्सेसफुल हो पाएंगे। इसीलिए हमें शांति की बात करें और इसके साथ साथ करें जो लोग अमेरिका के साथ जाना चाहते हैं वो देशद्रोही है, एक हिसाब से देश का भला नहीं चाहते हैं। और इसीलिए हमारा स्वार्थ इसी में है जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि हम अपना रास्ता खुद चले अपने देश के स्वार्थ के लिए। और ये मत भूलिएगा कि ये सवाल भी हमारा अंदरूनी आर्थिक और राजनीति से जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय नीति अलग नहीं है, देश की अंदरूनी आर्थिक और राजनीतिक जो इश्यूज है उससे अलग नहीं है, उसी का ये अंग है। एक्सटर्नल पॉलिसीज आर रिफ्लेक्शन ऑफ द इंटरनल पॉलिसीज ऑफ द कंट्री। हमारे एक्सटर्नल पॉलिसीज़ वही होंगी जो इंटरनल पॉलिसीज़ है। और इसीलिए
दोनों को मिला के देखने की ज़रूरत है। मैं इसी बात पे 1 घंटा बोल चुका हूँ, काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, इसीलिए इस बात को अभी ख़त्म कर रहे हैं। बहुत सारे सवाल आए हैं, बहुत सारे सवाल हम जवाब नहीं दे पाएंगे, पर कुछ चीज़ें हम देना चाहेंगे। एक तो है ट्रेड वॉर। ट्रेड वॉर के बारे किसी साथी ने पूछा है। अमेरिका और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर है, हम भी उस ट्रेड वॉर पे कैसे शामिल हो सकते हैं, क्या शामिल होना चाहते हैं, कैसे शामिल हो रहे हैं। देखिए, हमारा और चीन के बीच में जो ट्रेड है वो अलग किस्म की ट्रेड है, चीन और अमेरिका के बीच में। चीन का कुछ डिपेंडेंस अमेरिका की कुछ चीज़ों पे है, ख़ास तौर से जो चिप्स कहते हैं, उनके चिप्स की डिज़ाइन बहुत सारे अमेरिका से आती है, और क्योंकि उस चिप्स की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अमेरिका से है, वो इसका उस पर पाबंदी लगाया है कि वो चिप्स चीन में जाना नहीं चाहिए। और चीन का एक सवाल ये है कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट होता है और बहुत बड़ा पार्ट ऑफ द एक्सपोर्ट में ये चिप्स जाता है। तो चिप्स अगर बंद हो जाता है तो चीन क्या कर सकता है। तो चीन इसके बारे में ऐसा नहीं कि उनको ये मालूम नहीं था, तो वाकिफ थे। उनको था कि जल्दी शायद ये जंग नहीं होगा, ट्रेड वॉर नहीं होगा, इसीलिए उनकी जो तैयारी थी कि हम कितना जल्दी सचमुच हम सॉवरेन हो सकते हैं, मतलब हम जो बुनियादी रूप से हर चीज़ बना के क्षमता रखें, बनाए ये नहीं, बनाने की क्षमता होनी चाहिए कि अगर वो बंद हो जाता है रास्ता तो हम कुछ कर सकते हैं। पर चिप्स बनाने में हो सकता उनको 18 महीने से 3 साल उनको डिले हो सकता है। अगर 3 साल पीछे चले जाते क्या होगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, डिजिटल टेक्नोलॉजी हर 3 साल, 3 साल 5 साल में बदलता है, जनरेशन बदल जाता है। तो वो एक हिसाब से कुछ चीज़ों में वो पीछे हो जाएंगे कुछ दिन के लिए। तो उनकी जो टेक्नोलॉजी होगी 3 या 5 साल पुरानी होगी। किन चीज़ों में, सेलफोन्स है, कंप्यूटर्स है, इन चीज़ों में पीछे हो सकती है। तो उन्होंने इसकी तैयारी जो की थी वो यह थी कि अगर ऐसा कदम होगा तो हमारे पास स्टॉक होनी चाहिए, और उसके साथ साथ हमें तेज़ी से जो हमारी अलग डिज़ाइन है उसको हमें लागू करना चाहिए। वो अलग डिज़ाइन हो सकता है इतना एफिशिएंट ना हो, इसीलिए डिवाइस इतना अच्छा नहीं होगा, मतलब थोड़ा बड़ा हो जाएगा। जितना चीज़ें उस पर क्रैम कर सकते, भर सकते, शायद नहीं कर पाएंगे। पर क्योंकि चीन, हिंदुस्तान में आप देखे होंगे, चीन हमारे यहाँ जो फ़ोन बेचता है, जो सस्ता फ़ोन बेचता है, वो फिर भी बेचेगा। तो हाई एंड फ़ोन जो है उस पर शायद उनकी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वक्त हाई एंड फ़ोन में चीन की हुआवे कंपनी और भी 1-2 कंपनियां हैं, ये एप्पल या आपका सैमसंग को टक्कर दे रहा था। वो टक्कर क्या 2-3 साल और दे पाएगा या 2-3 साल बाद ही दे पाएगा, वो देखने की बात है। पर बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, चीन में नुकसान ज़रूर होगा, पर उसके साथ साथ उनको एकदम बैठा नहीं सकता, क्योंकि इसकी तैयारी खास तौर से चिप्स के बारे में उनकी जानकारी थी, जानते थे एक ना एक दिन ये होगा, और उसको तैयारी वो रख रहे थे। 5G को लेके बहस जो चल रहा है कि हुआवे 5G पे सबसे आगे है दुनिया में, उनके पेटेंट्स भी है, फंक्शनिंग पूरा सिस्टम वो डिप्लॉय कर सकते हैं, फ़ोन से लेकर पूरा स्विचेस से लेकर पूरा 5G सिस्टम्स वो डिप्लॉय कर सकते हैं। और पूरा पश्चिमी दुनिया में ऐसा कोई और कंपनी नहीं है, हर चीज़ जो कर सकता है। इसीलिए 5G में अमेरिका और ऐसे देशों पीछे है, अब चीन इस पे आगे है, पर चिप्स पे निर्धारित है ये। सो ये दूसरे तरह से उनको काटने की कोशिश कर रहे हैं। पर 5G में अभी भी जो टेक्नोलॉजी का एक्चुअल चीन के पास लीड है।
हर सेक्टर को अगर आप देखें तो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को छोड़ के हर जगह पे चीन बराबरी में है इस वक्त, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स में, चिप्स में वो पीछे है। और वही जो अमेरिका ने इसीलिए इस इलाके में उसको अटैक किया है। चीन ने अमेरिका पे जो अटैक किया है वो है कि उनकी जो कहते हैं उसका एग्रीकल्चरल सरप्लस जो है, ख़ास तौर से जो ट्रम्प के भक्तों की जगहों से ज़्यादा आता है, जिसको कहते रेड स्टेट्स करते, रेड मतलब नहीं कि हमारा लाल जैसा, रेड स्टेट्स मतलब रिपब्लिकन स्टेट्स। वहाँ पर बहुत सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो बहुत सारे पैदावार करते हैं, कॉर्न की, भुट्टे की, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स करते, वो चीन में बेचते हैं। तो उन्होंने वहाँ पर हमला किया कि हम आपकी चीज़ें नहीं लेंगे। तो ये ट्रेड वार एक हिसाब से राजनीतिक ये भी है कि कौन कितना किसको कितना नुकसान पहुंचा सकता है। चीन ने मान लिया उनका नुकसान होगा, पर उन्होंने कहा कि हम घुटने नहीं टेकेंगे। एक बार हमने घुटने टेक दिए तो हमारा इसमें पराधीनता की रास्ते में फिर जाएंगे। तो इसीलिए जब टक्कर ले ही लिया अमेरिका ने, हमारे साथ ट्रेड वॉर शुरू ही कर दिया, इसको आखिर तक ले जाना है। तो इस ट्रेड वॉर के साथ साथ उन्होंने और जो किया है, रूस सैंक्शंस पे है, ईरान सैंक्शंस में है, दोनों तेल और गैस बेचते हैं, चीन की तेल गैस दोनों की ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि रूस और चाइना अगर एक साथ आता, एक के पास सामरिक शक्ति ज़्यादा है, एक के पास अर्थनैतिक शक्ति है, फाइनेंशियल इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है चीन के पास, तो ये दो मुल्क अगर एक साथ मिलते हैं तो एक स्ट्रेटेजिक यूनिटी बनती है। उन्होंने एक दूसरे के इस वक्त करीब आने काफ़ी करीब आए हैं। इसी बात पे दोनों को लगता है अकेले चलेंगे दबा दिए जाएंगे, और उन्होंने ईरान को इसीलिए शामिल किया, ईरान भी सैंक्शंस के अंदर है, तो ईरान के पास गैस भी है, तेल भी है। तो इसीलिए स्ट्रेटेजिक जो उनका समझ है उसको देखते हुए उनका यूरेशियन प्लान में इस वक्त वो चल रहे हैं कि यूरेशियन लैंड मास में जो जो मुल्क हमारे साथ आएंगे, अमेरिका के खिलाफ हैं, ऑलरेडी है, अमेरिका जिनको सैंक्शंस के अंदर रखा है, उनको अगर हम साथ लाएंगे तो हमारी एकता और हमारी आर्थिक शक्ति बढ़ेगी। और उसके साथ साथ रूस को जिसको कहते हैं आइसोलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चीन को आइसोलेट करने की कोशिश के, ये सफल नहीं होगा। उसके साथ साथ सही बात है कि रशिया के पास स्ट्रेटेजिक शक्ति मतलब मिलिट्री पावर है, और अमेरिका आज भी जानता है कि अमेरिका रूस के साथ लड़ाई करके दुनिया विध्वस्त हो जाएगा पर कोई जीत नहीं सकता। तो ये एक गारंटी है जो चीन के पास नहीं है। चीन की इतनी अभी तक मिलिट्री ताकत उस हालत में नहीं है। तो ये सब देखते हुए तो चीन ने अपना काउंटर कर रखा है। पर साफ बात तो ये है कि ट्रेड वार एक हिसाब से मिलिट्री वॉर का कंटिन्यूएशन है, तो इसको अलग दृष्टि से नहीं देखनी चाहिए। और ये लड़ाई इस जो छेड़ी गई है इसको न समझे एक ट्रेड वॉर है, एक हिसाब से वॉर है, पर वॉर नॉट विथ वेपन्स बट वॉर विथ यूजिंग द इकोनॉमी। अमेरिका का प्रॉब्लम यह है कि अल्टीमेटली देखिए, देश का तरक्की का मतलब इंसान की तरक्की और इंसान की नॉलेज की तरक्की। अगर नॉलेज की तरक्की नहीं होती है तो वो देश ज़्यादा दिन बढ़ नहीं सकता। चीन का खासियत जो रहा है, उसकी यूनिवर्सिटी टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत है। हमारे 5 IITs उनकी पहले जो आई थी, हमारे इंस्टीट्यूशंस उनके बहुत आगे थे 70-80 के दशक में। आज हम बहुत पीछे हैं। हमारे IITs में जो हम सबसे अच्छा टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, वहाँ पर हमने इन्वेस्ट नहीं किया, उस पर हमारे एक लागत नहीं है, इस वक्त सिर्फ लोग हैं। तो ये लागत उन्होंने जो किया है, अब देखिए मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी बिना इन्वेस्ट किए नहीं बन सकता। लैब चाहिए, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, और उस पर खर्चा है। एक MIT एक इंस्टीट्यूशन हमारी पूरी DST की बजट के बराबर खर्चा करती है, और चीन में IITs जैसे कम से कम उनके पास 100 इंस्टीट्यूशंस है जिनका इंफ्रास्ट्रक्चर IIT के बराबर इससे अच्छा है। तो ये देखते हुए उन्होंने इंसान के ऊपर जो ध्यान दिया है, जो हमने देना बंद कर दिया। हमने तो कहा निजीकरण करेंगे, लोग खुद ही सब सीख लेंगे, पैसा दे के सीख लेंगे, इसकी क्या, उस पर क्या चाहिए, हमें इस पर इन्वेस्टमेंट करने की क्या चाहिए।
तो ये जो हमने किया है, चीन ये ना करके, चीन जो इन्वेस्टमेंट लोगों पे किया है, आज उनके पेटेंट से लेकर पेपर से लेकर हर चीज़ में वो अमेरिका को पीछे छोड़ रहे हैं। अमेरिका का अभी भी कुछ इलाके में लीड है, बहुत इलाकों में नहीं है। तो इसीलिए लंबे अरसे में चीन के पास 1.5 बिलियन लोग हैं, अमेरिका के पास 300 मिलियन है। उसमें भी हायर एजुकेशन ज़्यादातर लोग करना नहीं चाहते। साइंस टेक्नोलॉजी में हिंदुस्तानी, चीन, कोरियंस यही सब भरे पड़े हुए हैं, और उनको भी वो भगा रहे हैं इस वक्त। ट्रंप ने हमको भगाया बोल के जो वीज़ा नहीं देंगे, और चीन को तो वैसे ही बंद कर दिया। तो इसको देखते हुए अमेरिका इस कंपटीशन में, लंबे अरसे के कंपटीशन में अमेरिका टिक नहीं सकता। तो इसीलिए उसको समझौता आज या तो कल करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह से अगर वो चलेगा तो वो चीन से धीरे धीरे पीछे होने लगेगा। तो उसका क्या वो बदल सकते, नहीं बदल सकते सामरिक रूप से, मिलिट्री पावर इस्तेमाल करके? तो इसीलिए रशिया और चीन की जो नज़दीकी है, तो इसलिए उनको रशिया चीन को इस तरह से प्रोटेक्ट करता है कि वो अगर चीन पे आक्रमण करेगा तो रशिया भी उसके पीछे है। तो इसको देखते एक समन्वय फिर से बना है दुनिया में, जो 90 के दशक के बाद टूट गया था। कहते थे कि सोल हेजेमॉन अमेरिका बन गया है, वो नहीं है। इस वक्त काउंटरवेलिंग ताकत भी रशिया चीन एक साथ आने के लिए हुआ है, ख़ास तौर से चीन की आर्थिक शक्ति और रूस की सामरिक शक्ति। तो ये तो इसकी पहली ये बात है। और एक बुकलेट पब्लिश करने की है, तो ये तो दूसरों का काम है। मैं बोल सकता हूँ, लिखना जो है, आर्टिकल्स लिखता हूँ, किताब लिखना की अभी तक मुश्किल है। पर ठीक है, आप लोग जब कहते हैं, देखते हैं कैसे इस चीज़ को कर सकते हैं। चीन सामान का बहिष्कार करना क्या कोई समाधान? दोनों देशों की मतभेद हो सकती है। देखिए, चीन की सामान बहिष्कार करके कौन सा सामान लाएंगे जब खुद पैदा नहीं करते हैं? तो हमने तो अपना इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट ही नहीं किया। हमारे यहाँ भी फ़ोन्स बनते थे, हमारे फ़ोन इंडस्ट्री को बंद कर दिया। हमारे वहाँ टेलीकॉम स्विचेस बनते थे, आईटीआई था, बहुत बड़ा कंपनी था एक ज़माने में। इसके साथ साथ हमारे जो सी डॉट है, स्विचेस की डिज़ाइन करता था, जब 45 कंपनी थी उस स्विचेस को बनाता था, सब हमने बंद करवा दिया। ले कहा कि बाहर से आएंगे, आया कहाँ से? क्यों हमने बंद किया था? बंद किया था क्योंकि हमने कहा था हम सर्विस इकोनॉमी बनेंगे। सर्विस इकोनॉमी कौन है? कि हमारे टेलीकॉम कंपनी जो भारती है, जियो है, ये सब हमको टेलीकॉम देंगे, और उनके लिए सस्ता क्या होता कि सस्ता से चीन से सामान लाना। तो हमारी जो इतनी बड़ी इंटरनल मार्केट थी, उसको हम इस्तेमाल करके, उसको प्रोटेक्ट करके हम चीन की तरह हमारे टेलीकॉम इक्विपमेंट बना सकते थे, वो रास्ता हमने लिया नहीं था। तब चिदम्बरम साहब फाइनेंस मिनिस्टर था, हम लोगों ने पार्टी की तरफ से हमने लिख के दिया था, जो आप जो कह रहे हो फॉरेन लागत टेलीकॉम कंपनी में इतना % हो सकता है, ये आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए देश की मार्केट को। तो उन्होंने कहा था इन्फेंट इंडस्ट्री प्रोटेक्शन मॉडल हम नहीं समझते सही है। देख लीजिए आज हालात, हमारे पूरे इंटरनल मार्केट टेलीफोन में चीन के हाथ में है। चिदम्बरम साहब अभी भी लिख रहे हैं उसके खिलाफ जंग लड़ना चाहिए, करीब करीब, पूरा कहा नहीं है, पर कहा कि एकदम हथियार घेर दिया हिंदुस्तान में, सख्ती से जवाब देना चाहिए। भाई आपने पहले ही देश को तो पंगु कर दिया है, बाहर से पूरा लागत ला के और खुले छूट दे के देश में, जो बीजेपी ने भी किया है और कांग्रेस ने भी पहले किया है। तो ये देखते हुए आज अगर कहे कि हम अपने देश को स्वावलंबी बनाएंगे, सचमुच आत्मनिर्भर बनाएंगे, तो इसको शुरू करते हुए 10 से 15 साल लगेगा, इसके पहले आप कर नहीं पाएंगे। तो अगर आज कहे कि हम सब सामान लाना बंद कर देंगे चीन से, तो हम कहाँ से लाएंगे? उसको दुगुना दाम से अमेरिका से लाएंगे। अमेरिका उत्पादन तो करता नहीं, आप जानते हैं। अमेरिका क्या कहते हैं, आर्म्स एंड वेपन्स के अलावा
इस वक्त और कोई चीज़ बनाता नहीं है, वो भी चीन से खरीदता है, दूसरे जगहों से कर सकता है पर ज़्यादातर सामान उनको वहीं से आता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है, इसके लिए लंबी प्लानिंग करनी पड़ती है। और अगर छवि आपके पास वो है तो उसके लिए 10-15 साल लगेंगे। इसीलिए ये ट्रेड वार अगर करेंगे तो मैंने जो कहा था हमारा नुकसान इस पर ज़्यादा होगा, क्योंकि हम छोटे इकोनॉमी है, इसीलिए हम इतना सहन नहीं कर पाएंगे। ख़ास तौर से जब इकोनॉमिक इस वक्त जीडीपी हमारा कम से कम 5 से 6% कम होने वाला है इस साल। लोगों में इतनी भारी पैमाने पर बेरोजगारी है, इस वक्त बंद करना हमारे लिए संभव नहीं है। ये तो अगर करेंगे तो बहुत नुकसान होगा। दूसरी बात देखिए, हमने ऐप्स बंद कर दिया, ठीक है ना, सही बात है, ठीक है, ऐप से क्या होता है, टिकटॉक से कोई नुकसान होने वाला है। पर हिंदुस्तान और चीन के बीच पे जो ट्रेड होता है उसमें जो वी चैट है उसके ज़रिए होता है। क्यों कि हिंदुस्तान चीन के अंदर कोई भाषा कॉमन लैंग्वेज तो है नहीं, और वी चैट के अंदर जो आपका ऐप है उसके ज़रिए ट्रांसलेशन बहुत अच्छी तरह हो जाती है, चीन टू इंग्लिश तो इंग्लिश टू चीन। उस पर फ़ोटो ले लेते हैं, क्यूआर कोड होता है, क्यूआर कोड भेज देते हैं कि ये सामान आपको भेज रहे हैं। तो लेन देन जो होता है उसका काउंटर पार्ट बैंक ट्रांजैक्शन, इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन आपका होता है वीचैट से। तो ये सब चीज़ें बिना समझे, हथियार तो कमान तो हमने दाग दिए, तो कैसे इसको सुलझाएंगे देखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि बहुत दिन तक ये चलेगा नहीं। फिर एक बार एक बड़ा क्या कहेंगे मोदी शी जिनपिंग की एक मुलाकात होगी, उस पर कहेंगे ठीक है हमने ये मान लिया। मोदी आके घर में आके कहेंगे कि ये डर गए हमसे, डर के मान लिया, ठीक है ना, तो हमने दिखा दिया अपना। ये तो उनके तो ट्रोल ब्रिगेड है, कहेंगे कि देखिए वाह वाह जी, मोदी जी ने शांति भी कर ली, जंग भी कर ली, जो कहा। इस तरह से कैसे सुलझाएंगे वो देखना पड़ेगा। पर इस बार लगता है कि वो थोड़ा ज़्यादा नाजुक स्थिति में पहुंच गए, इससे रिकवर करना इतना आसान नहीं होगा। इसीलिए देखना पड़ेगा कैसे कब कैसे करते हैं। पर सबसे ज़्यादा चिंतित इस वक्त भारतवर्ष के पूंजीपति वर्ग ही है, क्योंकि उनका लगता है ये ज़्यादा दिन चला तो उनका व्यापार भी ठप होने वाला है। देखिए, विदेशी पूंजी इस वक्त हिंदुस्तान में काफ़ी तेज़ी पे है, ये बात सही है। पर उसके साथ साथ हमारे जो पूंजी है, रिलायंस जैसे कंपनी, वो इतना ही हमारे देश के लिए ख़तरनाक है, क्योंकि जिस तरह से मोनोपोली करता है, कर लिया है, एक हिसाब से जियो हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज होकर निकलेगा, क्योंकि टेलीकॉम में करीब करीब सबको वो रास्ते में बिठा दिया है। तो पब्लिक सेक्टर को नुकसान तो हो ही रहा है, और सब निजी कंपनियों को भी नुकसान हो रहा है। और उसका भरपाई वो किया था पहले, तेल का दाम जो काफ़ी ज़्यादा था उससे, उसका उसके पास पूंजी काफ़ी था, और उसके बाद उन्होंने शेयर बेच के ये कह के कि हम पूरे इस प्लेटफॉर्म जो जियो प्लेटफॉर्म है इससे हम चीज़ें बेचना शुरू करेंगे, हम डेटा को मोनोपलाइज करेंगे, हम नेटफ्लिक्स जैसा एक प्लेटफॉर्म बना देंगे, टेलीविज़न के जगह पर यही लोगों के पास होगा। तो फ्यूचर को उन्होंने सॉफ्टवेयर से नहीं, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के ज़रिए उसको टेक ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि फेसबुक यूट्यूब सॉफ्टवेयर के ज़रिए उसको टेक ओवर करने की कोशिश किया था। इसीलिए इस वक्त जियो से देश में सचमुच खतरा है, और जियो के स्वार्थ में चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी, दोनों चलेंगे। तो इसीलिए मैं इकोनॉमी आर्थिक इश्यूज पे ज़्यादा नहीं आ रहा हूँ। मेरे ख्याल से मैं जो बहुत सवाल है ये इस तरह से मैं शायद सब सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगा। किसी ने कहा बड़ी अच्छी बात है, कहा कि आप इतने बूढ़े नहीं हो। देखिए मेरा 73 साल है, सचमुच मैं बूढ़ा हूँ। इसीलिए अभी
बोल चुका हूँ, 1 घंटा 21 मिनट हो गया। तब आपको इजाज़त देनी पड़ेगी, इसी से मैं ख़त्म करता हूँ। हालांकि मेरा वक्त उन्होंने दिया था 8:30 तक, मैं 9 मिनट पहले आपसे माफ़ी लेके विदाई लेना चाहता हूँ। 1 मिनट दे ले, ठीक है, मैं इसी बात से ख़त्म कर रहा हूँ। धन्यवाद सबको, साथियों, सुनने के लिए और हमारे साथ रहने के लिए।